हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। और मैं जो सेशंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसका लाभ उठा रहे होंगे, उनसे कुछ सीख रहे होंगे। तो हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन पर अब तक 2 सेशन कर लिए हैं। एक सेशन में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और दूसरे सेशन में मैंने आपको हु और हुम का प्रयोग बताया और ये देखा कि कैसे आप हु हुम के बदले दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बात हो चुकी है। अब मैं आगे की चर्चा करूं उसके पहले एक छोटी सी बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, खासकर उन लोगों से जो अभी इंटरमीडिएट में है, 12th में है, 11th में है, जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ऐसे कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमारे लिए भी कुछ आप प्रोवाइड करें। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि ग्रामर एक ऐसा एरिया है जिसके लिए कोई एज ग्रुप या क्लास का बाउंडेशन नहीं है। आप इसके लिए बाउंड नहीं हैं। आप किसी भी बोर्ड के हैं, चाहे सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, या यूपी बोर्ड से हैं, या बिहार बोर्ड से हैं, या आप किसी भी स्टैंडर्ड के हैं। ये जो बातें बताई जा रही हैं ये सब के लिए उपयोगी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कंपटीशन के लिए ज़रूरी है और आपके क्लास के कोर्स के लिए भी ज़रूरी है। आपको मैं इस समय जो पढ़ा रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन, तो कहने को ये रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं हु का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग, दैट का प्रयोग, विच का प्रयोग, एज का प्रयोग आपको सिखाऊंगा। तो जब मैं इनका प्रयोग कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देखें हो क्या रहा है। ये जब आते हैं तो 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। कुछ बच्चों ने, कुछ मित्रों ने ये मैसेज किया और फ़ोन करके भी कहा कि सर कुछ सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ें भी आप पढ़ाएं ताकि इंटरमीडिएट के बच्चों का भी, हाई स्कूल के बच्चों का भी भला हो। तो साहब ये ठीक है। अब सिंथेसिस की बात मैं जब करूंगा तो आप जरूरी थोड़ी है कि आप सिंपल सेंटेंस पहले बनाना सीखें, फिर कॉम्प्लेक्स सीखें, फिर कंपाउंड सीखें। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे ये बात शुरू हुई है तो मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो पढ़ा रहा हूं, जब मैं हु का, व्हाट का, दैट का प्रयोग बता रहा हूं, तो इसमें साहब मैं सेंटेंस को जोड़ना ही सिखा रहा हूं। तो एक तरह से ये सिंथेसिस ही चल रहा है। तो जो इंटरमीडिएट के, जो 12th स्टैंडर्ड के, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको ध्यान से देखें कि कैसे सेंटेंसेस जोड़े जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस आपको जोड़ के दिखाता हूं कि अब तक आपने जो हु और हुम का और दैट का प्रयोग पढ़ा है वास्तव में ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस है, सिंथेसिस ही है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखें, जैसे अभी जितना हम लोग पढ़े उसमें कुछ सेंटेंस आपको जोड़ के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक सेंटेंस आप दे दें कि राकेश इज अ टीचर, और दूसरा सेंटेंस दे दिया ही टीचेस इंग्लिश। ठीक है। अब ये 2 सेंटेंस है। तो आप देखो, एक चीज आपको बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया है तो मैं बता देता हूं कि जब भी आप 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो कभी सिंपल बनता है, कभी कंपाउंड बनता है, कभी कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन अब जोड़ते हैं तो जोड़ने वाले सेंटेंस हमेशा सिंपल सेंटेंस होते हैं। उन्हीं 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, हर सेंटेंसेस के जोड़ने के नियम और तरीके अलग हैं। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन, इनके द्वारा जब आप सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो जुड़ने वाले सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने के साथ साथ मैंने क्या बताया था कि रिलेटिव क्लॉज भी है, और क्लॉज माने कंजंक्शन, वो जब जोड़ेगा तो सेंटेंस बनेगा। तो यहां पर जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करके किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो वहां पर एक क्लॉज बनता है और वो एडजेक्टिव क्लॉज बनता है, अर्थात जो नया सेंटेंस बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो जो मेरे 12th स्टैंडर्ड के, 11th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं जो इन वीडियोस को देखते हैं, वो इसको अपने हिसाब से समझें कि ये सिंथेसिस ही है और ये प्रोनाउन भी है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, रिलेटिव क्लॉज भी है, ये एडजेक्टिव क्लॉज भी है। अब देखिए सेंटेंस को जोड़ा जाए कि राकेश शिक्षक है
वह अंग्रेजी पढ़ाता है, या राकेश शिक्षक हैं वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। शिक्षक है तो थोड़ा सम्मान के साथ कहा जाए, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो सेंटेंस बन जाएगा कि राकेश हु इज अ टीचर टीचर्स इंग्लिश। ये देखिए जुड़ के एक सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया कि राकेश जो शिक्षक हैं वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जहां पर भी इनको लेकर के आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी आप कहेंगे कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देखिए एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। फिर मैं कहूं द बुक इज माइन, ये देखिए फिर यहां पे दो सेंटेंस आपको मिल गए और दोनों को दोनों सिंपल सेंटेंस है। आप इसको आसानी से दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं कि द बुक, अब यहां पर बुक है, थिंग है, इसके लिए हु का प्रयोग तो करेंगे नहीं, या तो आप विच का प्रयोग करिए या तो आप दैट का प्रयोग करिए। आप कह सकते हैं विच अथवा दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। जो किताब मेज पर है वह मेरी किताब है। देखिए दोनों सेंटेंस जोड़ के एक हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। यही तो सिंथेसिस है ना। सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो आप जो भी 12th स्टैंडर्ड के, 11th स्टैंडर्ड के या हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, वो आप ये ना समझे कि ये तो हमारे काम की बात नहीं हो रही है। एग्जैक्टली जो ग्रामर है ये किसी भी स्टैंडर्ड का हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो हमारे कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं वो तो इससे लाभ उठाएंगे ही, आप भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए कमर कस लीजिए और ध्यान से चीज़ों को देखिए। ये हु का प्रयोग, विच का प्रयोग करके मैं जब सेंटेंसेस लिखूंगा तो आप लिखिएगा, उसको तोड़ के अलग करिए, उसको मिला दीजिए। अलग करेंगे तो दो सिंपल सेंटेंस निकलेंगे, मिला देंगे तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज बनाता है और इससे बनने वाला सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। करेक्ट। आइए अब हम लोग जहां पर बात को छोड़े थे पिछले सेशन में, उससे आगे की बात करते हैं। तो यहां पर एक मजेदार चीज आपको बतानी है। आपसे मैंने कहा था कि हु के बदले, हुम के बदले आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं, किया जा सकता है, आपको करना चाहिए। और खासकर जब कंफ्यूजन हो, हु हुम में से किसका प्रयोग करें, ये बात आई थी कि जब हु हुम में से किसका प्रयोग करें, इसको लेके कंफ्यूजन हो तो हमेशा दैट का प्रयोग करना आसान होता है, सुविधाजनक होता है। ये चर्चा हुई थी। अब देखिए जरा, लेकिन यहां पे एक बात समझिए। मैंने आपसे कहा था कि इस हु के बदले आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं, तो इस हुम के बदले भी आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात आपसे कही थी मैंने। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पर हु के बदले, हुम के बदले दैट का प्रयोग आप नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप देखिए। अगर मैं कहूं कि माय फादर, दैट इज अ स्कूल टीचर, is 50 years old। अगर इस सेंटेंस में लिखूं, आपको लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि हु के बदले दैट आ सकता है, आपने लिखा भी था तमाम एग्जाम्पल। आप जाके उस सेशन को देख लीजिए। अगर आप उस सेशन को नहीं देखे हैं तो ये सेशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको देख के तब इसको देखिए। जो लोग नहीं देखे, जो देखे वो समझ रहे होंगे कि मैंने कहा था कि पर्सन्स के लिए हु आता है, हु के बदले हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस दैट का प्रयोग करना गलत होगा। आप यहाँ दैट का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको यहाँ हु का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस दैट से प्लुरैलिटी का बोध होता है। मतलब इसका अर्थ ये निकल रहा है कि मेरे वो वाले पिताजी जो स्कूल शिक्षक हैं वो 50 साल के हैं। इस सेंटेंस से कुछ ऐसा निकल रहा है जैसे कोई और भी पिता हो। अब ये बड़ा अटपटा सा वाक्य है। दुनिया में कुछ रिश्ते या कुछ चीजें
एक ही होती है, तो किसी के एक से अधिक पिता नहीं हो सकते, पिता तो एक ही है। और इस दैट से ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इस दैट का प्रयोग फादर के लिए करना ठीक नहीं है। जब आप फादर की बात कर रहे हैं, मदर की बात कर रहे हैं, वाइफ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हु का प्रयोग ही किया जाता है, क्योंकि दैट लगने से उसका अर्थ निकलता है कि इसके अलावा कोई और भी है, वो अटपटा सेंटेंस होगा। तो ऐसे वाक्यों में आप दैट को हु के बदले प्रयोग नहीं करेंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूं, ये रॉन्ग सेंटेंस है, यहाँ पे दैट नहीं आ सकता, यहाँ हु ही आएगा। आप कहेंगे माय फादर हु, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ठीक है। हाँ, अगर मैं कहूं कि माय सिस्टर that is a doctor lives in कोलकाता। अब ये अगर आप लिखते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आप यहां चाहे दैट का प्रयोग करें, चाहे हु का प्रयोग करें, दोनों के दोनों सही हैं। आप यहां पर दैट के बदले हु का प्रयोग कर सकते हैं, हु के बदले दैट का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों साहब? क्योंकि सिस्टर किसी की एक से अधिक हो सकती है। भाई, बहन, दोस्त, मित्र, चाचा, चाचियां, ये एक से अधिक हो सकते हैं। तो जहां पर एक से अधिक के होने की संभावना हो, ऐसे रिलेशंस के लिए, ऐसे पर्सन्स के लिए, ऐसे थिंग्स के लिए आप हु के बदले दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां पर ये लगे कि ये एक ही है, इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता, वहां आप कतई हु को दैट से रिप्लेस नहीं करेंगे, हुम को दैट से रिप्लेस नहीं करेंगे। आप ये कतई नहीं कहेंगे कि माय मदर दैट यू हेल्प्ड यस्टरडे, रॉन्ग है। आप कहेंगे माय मदर whom you helped yesterday is thankful to you, क्योंकि मम्मी एक ही होंगी, इसलिए वहां पे whom आएगा, whom you, that you नहीं हो सकता। आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम आपके सामने है, आप संभालिएगा, अपने को कॉन्सेंट्रेट करिए और चीजों को देखिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हु के बदले, हुम के बदले दैट का प्रयोग हम नहीं करेंगे अगर वहां पर ये बोध हो कि वो एक ही है, वो पर्सन एक ही है, उस जैसा दूसरा नहीं हो सकता, और उस जैसा दूसरा हो सकता है तो आप दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, तुलना कर लीजिएगा। अब देखिए जरा, अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं। अब आप देखिए, कल बात आई थी, मतलब पिछले सेशन में, कि पर्सन्स को डिनोट करने वाले शब्दों के साथ हु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नाउन्स के अलावा बहुत से प्रोनाउंस भी तो हैं जिनसे पर्सन का बोध होता है। अब आप देख लो जरा, जैसे आ जाए एवरीवन अथवा एवरीबॉडी अथवा नो वन, ठीक है, या ऑल, ठीक, या बोथ, ठीक है। अब ये जो चीजें आती हैं, एवरीवन, बल्कि बोथ को अभी रहने दीजिए, बोथ को बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, ऑल, नोबडी, ठीक है। अब ये सारे शब्द जो आपके सामने हैं ये प्रोनाउंस हैं, सबके सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। आप बताइए इन सब का प्रयोग आप पर्सन्स के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? इसके अलावा ये देखिए, द प्लस सुपरलेटिव प्लस नाउन, आप इसका भी प्रयोग करते हैं, अथवा द ओनली प्लस नाउन। अब ये सारे, ये फ्रेजेस, ये फ्रेज है यहां से यहां तक, ये फ्रेज है, इसके अलावा ये शब्द हैं, तो ये प्रोनाउंस और ये फ्रेज, आप इनका प्रयोग भी पर्सन्स के लिए करते हैं। आप वहां कोई नाउन लेके आए जिससे किसी पर्सन का बोध हो, यहाँ कोई नाउन लेके आए जिससे किसी पर्सन का बोध हो, तो ये सारी चीजें जब आए, और जाहिर सी बात है इनसे तो पर्सन्स का बोध होगा ही। ऑल का प्रयोग आप थिंग्स के लिए भी करते हैं, लेकिन अभी मैं पर्सन्स की बात कर रहा हूँ कि जब आप एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन का प्रयोग करते हैं तो ये डेफिनेटली पर्सन की बात करते हैं।
हम ऑल का प्रयोग भी पर्सन्स के लिए प्रयोग करते हैं, नोबडी का प्रयोग पर्सन्स के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर नाउन थिंग्स के लिए भी आ सकता है, लेकिन वहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि उस नाउन को आप किसी पर्सन के रखें, द बेस्ट बॉय, द बेस्ट टीचर, द बेस्ट फादर, ऐसा आप कह सकते हैं। इस तरह से द ओनली प्लस नाउन, यहाँ भी पर्सन आ सकता है, द ओनली मैन, द ओनली स्टूडेंट, द ओनली फ्रेंड, द ओनली सन, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जब इनका प्रयोग आप पर्सन्स के लिए करेंगे और इनके बाद किसी रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर आना है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन जनरली दैट होता है, दैट होता है, हु नहीं होता, हूम नहीं होता। अब ये ध्यान रखना है, इनके बाद दैट का ही प्रयोग किया जाता है, दैट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत बार सवाल पूछा गया है यहाँ से और आप चूक जाते हैं। आप बस दिमाग में लेकर आते हैं कि अरे हु आया है, पर्सन्स की बात हो रही है, पर्सन्स के तो हु या हुम का प्रयोग करते हैं, और आप या तो गलती करके आते हैं, या तो वहाँ नो एरर लगा देते हैं, या तो वहाँ इंप्रूव नहीं करते हैं और नंबर खो देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब ये शब्द आए, ये प्रोनाउंस आए, ये फ्रेजेज आए और इनसे किसी पर्सन का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर रिलेट करने के लिए हम हु या हुम का प्रयोग नहीं करते, दैट का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखिए, चित्र कंप्लीट आपके दिमाग में बनेगा। ये स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा, ये याद रखिएगा इनको, ठीक है। आप इनको देखिए और आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा जाए, जोड़ा जाए, तो आप देखें कैसे आप उनको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके लिखेंगे। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं कि अलग अलग लिख के जोड़ूं भी, ताकि जो बच्चे सिंथेसिस को लेके परेशान हैं, और आपको भी तो जो आना चाहिए। कभी कभी इम्प्रूवमेंट में कॉम्बिनेशन भी पूछ देता है, अलग अलग सेंटेंसेस दे, कहता है इसका जोड़ करके इसका एग्जैक्ट रूप लिखिए। और केवल एसएससी और बैंक ही क्यों सोचा जाए, अब तो सारी परीक्षाएं एक होने जा रही हैं, तो हर जगह अंग्रेजी आएगी। तो चाहे आप पीएचडी की तैयारी करते हो, पीजीटी की तैयारी करते हो, कहीं भी किसी भी लेवल पे ग्रामर इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो अक्सर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस पूछ दिया जाता है। आप देखो जरा, जैसे दे दिया जाए कि आप देखिए, जैसे एक सेंटेंस आ जाए कि देयर इज नो वन या नन, ठीक है, एक सेंटेंस, कोई नहीं है। एक दूसरा, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। अभी दो सेंटेंस आपके सामने है, ठीक। तो आप इसको जोड़ के कह सकते हैं कि देयर इज नो वन दैट कैन टेल मी समथिंग। अब देखिए जरा, या दैट आई कैन आस्क समथिंग, आप इसको से लिख सकते हैं देयर। अब मैं इसको बदल दे रहा हूं, देयर इज, अब नो वन को नन कर दो, नन दैट आई कैन आस्क समथिंग। आप चाहे जैसे जोड़ना चाहें, एक ही चीज है। मैंने जानबूझ के वहां पे थोड़ा सा उसको पलट दिया, मीनिंग तो ही निकलेगी कि ऐसा कोई नहीं है जो मुझे कुछ बता सके ना, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे कुछ बता सकता है, अथवा ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं कुछ पूछ सकूं। बात तो एक ही हुई। लेकिन देखिए आप दोनों को, तो जो लोग सिंथेसिस की मांग बार बार कर रहे थे, वो देखें, ये दोनों सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस थे, मैंने इनको जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। अब जरा मुद्दे की बात पर आ जाइए। मैंने क्या कहा कि आप किसी भी कीमत पर यहाँ दैट की जगह अगर आप यहाँ पर हूं, मैं हूं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। यहाँ कोई नहीं है जिससे मैं पूछ सकूं। अब देखो यहाँ पर ये जो दैट कैन, देखिए सेम थिंग, यहाँ पे दैट हु के रूप में आया है, यहाँ पे दैट हुम के रूप में आया है। अंतर देखिएगा जरा। मैंने आपसे कहा था कि जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आती है तो वो सब्जेक्ट होता है, और कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट होता है। मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को दो तरीके से जोड़ा, दोनों की मीनिंग
भी एक जैसी है, लेकिन आप देखो इस स्ट्रक्चर में दैट सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, हु के बदले आया है। इस स्ट्रक्चर में दैट ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, हुम के बदले आया है। आप यहाँ पर अगर हु या हुम का प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंसेस रॉन्ग होंगे। आप ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल देखिए। आपको क्या बताया जा रहा है, उस कंडीशन की चर्चा हो रही है, हम उन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं जहां पर दैट हुम और हु के बदले आता है, वहां पर दैट को हु हुम रिप्लेस नहीं करते। ये ट्रेडिशन है भाषा को लिखने का, आपको इसको समझना होगा। पर्सन्स के लिए हु या हुम आता है, बिल्कुल सच है, लेकिन यहां पर आप दैट का ही प्रयोग करेंगे, हु या हुम का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल लीजिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपको फिर कोई दो सेंटेंस दे दिया गया। अब इसको ध्यान से समझना, सब चीजों को देखिए, थोड़ा सा विजुलाइज करिए। और एक लिमिटेशन है, ऑनलाइन क्लास आप समझ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेज में आप जितना पूछते हैं, चाहे आदमी जितनी बार मिटा के लिख सकता है, यहाँ समय का भी ध्यान रखना है, चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और सामने कैमरा है, कैमरे पे जितना हो सकता है कोशिश की जा रही है। देखिएगा जरा, जैसे आ जाए कि दिस इज द बेस्ट, बल्कि दिस को ही कर दीजिए, ही इज द बेस्ट प्लेयर, आई हैव ट्रेन्ड हिम। देखिए जरा, अब ये दो सेंटेंस है, वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है, प्लेयर आया, पर्सन की बात हो रही है, और मैंने इसे ट्रेन किया, मैंने इसे प्रशिक्षित किया है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जाए तो आप कह सकते हैं कि ही इज द बेस्ट प्लेयर, he is the best player that I have trained। देखिए जरा कि वह मेरे द्वारा ट्रेन, जिनको मैंने ट्रेन किया उसमें से वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है, इज द बेस्ट प्लेयर दैट आई हैव ट्रेन्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दैट, आप इस दैट की जगह अगर हुम लिखते हैं, मैं फिर हुम क्यों लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके बाद आई आया, प्रोनाउन आया है। जब भी इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आप यहाँ हुम का प्रयोग नहीं करेंगे, साफ गलत होगा। तो जोड़ते कैसे आप देख रहे हैं, घर पे और प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं कुछ डायरेक्ट सेंटेंसेस लिखता हूं, आप कहोगे कि यू आर द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प अस। देखें जरा, तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो हमारी सहायता कर सकता है। फिर यहाँ पे क्या आया, दैट। आप इस दैट की जगह अगर हु का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा साहब, क्योंकि द ओनली प्लस नाउन आया है, दैट आएगा। सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन आया है, दैट आएगा। यहाँ पर देखिए ये चीजें छोटी छोटी, इसी तरह से कोई भी सेंटेंस आ जाए आप कहेंगे, बहुत ही फेमस कहावत है इंग्लिश में, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या, बहुत ही फेमस, कहा जाता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सुना है ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। देखिए यहां और के बाद क्या आया, दैट आया। हालांकि यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो इस मुद्दे से थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि गोल्ड की बात हो रही है, यहाँ पे थिंग्स की बात हो गई। मैं तो बात पर्सन की कर रहा हूँ, हालांकि थिंग्स के साथ भी यही कंडीशन है, ऑल के बाद हमेशा दैट ही आता है, ये तो आप समझ गए। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ पर्सन का, आप कहेंगे कि ऑल दैट हैव लॉस्ट देयर बुक्स should buy a new one। ये देखिए
वे सभी लोग जिनकी किताबें खो गई हैं, जो अपनी पुस्तकें खो दी हैं, उन्हें एक नई किताब खरीद लेनी चाहिए, अ न्यू वन। फिर यहाँ पे क्या देखिए, ऑल दैट हैव। अब देखो अंतर, अब यहाँ पे ऑल दैट हैव लॉस्ट, जिन लोगों ने खो दिया है। देखो यहाँ पे ऑल पर्सन की बात कर रहा है, थिंग्स की नहीं। ऑल दैट ग्लिटर्स, वहां पे ऑल थिंग्स की बात कर रहा है, और यहाँ पे ऑल पर्सन की बात कर रहा है। एक अलग मुद्दा है, इस पर अलग से चर्चा होगी। मेरा कहने का अर्थ है कि ऑल के बाद भी जब आप रिलेट करने के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन लाना चाहते हैं, रिलेटिव क्लॉज बनाना चाहते हैं, या दो सेंटेंसेस को जोड़ना चाहते हैं, तो वहां आने वाला जो वर्ड होगा, जो कंजंक्शन होगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, वो दैट होगा, हु या विच या whom नहीं होगा। मैं विच इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एग्जांपल थिंग्स का दिया है, तो थिंग्स होता। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे दैट विच के बदले आया है, यहाँ पे दैट हु के बदले आया है ना। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि कैसे हु और whom के बदले हम दैट का प्रयोग तो कर सकते हैं, किया जाता है, बिल्कुल सच है। लेकिन एक कंडीशन आती है जब दैट हु या whom के बदले नहीं आ सकता। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब दैट ही आएगा, आप दैट को हु या whom से रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका अर्थ हु या whom ही होगा, लेकिन लिखेंगे हमेशा हम दैट, बोलेंगे हमेशा हम दैट। ये कुछ रूल्स हैं जहां से खूब सारे सवाल आपका कमीशन पूछता है, अब संभालना आपका काम है। धीरे धीरे, मैंने कहा था कि विस्तृत चैप्टर है और थोड़ा समय जल्दी जल्दी भगा करके नहीं पढ़ा पाता, हर चीज़ को तफसील से चर्चा करने की आदत है। जो मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी हैं इनसे परिचित हैं, इसलिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। चर्चा जारी रहेगी। आपको बातें समझ में आ रही हैं तो टिप्पणी करें, अपनी समस्याएं डालें, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसको और आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू।